हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ मध्यकालीन इतिहास। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने प्राचीन छत्तीसगढ़ को बहुत धूमधाम से पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। वो सभी वीडियो जो है आपको YouTube में अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक वीडियो ओपन कीजिएगा तो सभी वीडियो आपको लाइन से दिख जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अपना है मध्यकालीन छत्तीसगढ़। लगभग देखिए, जो प्राचीन छत्तीसगढ़ है उसका लगभग 9-10 वीडियो बना है। उसका कुछ ही दिन में उसका MCQ भी अपलोड किया जाएगा, ठीक है। उस सभी को फिर जांचिएगा आप कि आपसे कितना बन पा रहा है। आज से हम शुरू करते हैं मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम कोई भी कंटेंट को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। सभी को लेके चलेंगे। अपने मन में बिल्कुल भी ऐसा सवाल मत रखिएगा कि कुछ छूट रहा है, ठीक है, या उससे छूटेगा तो फिर हम लोग कहाँ से बनाएंगे, ठीक है। देखिए, ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं किसी भी शासक के बारे में। उसके बारे में सिर्फ उतना ही कंटेंट है जितना बुक में दिया गया है, जितना मेरे पास है, उतना सभी को ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन छत्तीसगढ़ से क्लास नंबर 1 छिंदक नागवंशों के ऊपर रहेगा, ठीक है। छिंदक नागवंशों के ऊपर देखिए, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊँगा, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से बताऊँगा इन सभी जो शासक हैं उनके बारे में। लगभग देखिए, जैसे कि हम लोगों ने बहुत आसानी से किसको, नल वंशों के शासकों को याद किया था। 15 शासकों को हम लोग आसानी से याद किए थे। उसी प्रकार इसके 10 शासकों को हम लोग एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, डिटेल से केवल एक ही शासक के बारे में पढ़ना है, सोमेश्वर देव फर्स्ट के बारे में। बाकी सभी शासक के बारे में कुछ उनके शिलालेख हैं, उनके बारे में ही पढ़ना है। उनको भी मैं आपको कोरिलेट करके बताऊँगा। सबसे पहले चलो शुरू करते हैं छिंदक नागवंश। देखिए, छिंदक नागवंश ये क्या आ रहा है, एक छिंदक नागवंश आ रहा है, ठीक है। इसी के समकालीन, इसी का ही एक समझ लो, इसका भाई समझ लो, फणी नागवंश था। फणी नागवंश कवर्धा में शासन करते थे। ये छिंदक नागवंश है जो कि कहाँ, बस्तर में निवास करते थे, ठीक है। अर्थात इसकी राजधानी कहाँ थी, तो भ्रमरकोट, चक्रकोट, अर्थात ये बस्तर क्षेत्र में निवास करते थे, ठीक है। बस्तर क्षेत्र में इसकी राजधानी हुआ करती थी। अगला देखते हैं, अगला है इसका क्षेत्र। एक्चुअल जो बहुत सारे शासक जो है निवास किए हैं, जो राजधानी अपना बनाए हैं, वह लगभग बारसूर वाले क्षेत्र, अर्थात दंतेवाड़ा क्षेत्र जो है बीच पड़ता है, सभी के बीच में है दंतेवाड़ा जिला, है ना। इधर से बस्तर से घिरा हुआ है, ऐसे सभी साइड से। तो बस्तर वाला क्षेत्र इनको बहुत अच्छा लगा, दंतेवाड़ा क्षेत्र। तो दंतेवाड़ा का जो बारसूर है, दंतेवाड़ा का बारसूर, उसी को लगभग इन लोगों ने अपना शासन का मेन केंद्र बनाया हुआ था। इसलिए लगभग बारसूर के आसपास हम लोगों को बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। और बारसूर में इन लोगों ने इंद्रावती नदी के किनारे पर बहुत सारे ऐसे निर्माण कार्य किए हैं जो हम लोगों को क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, ये जो उपाधि धारण करते थे। देखिए दोस्तों, कोई भी एक शासक है या कोई भी वंश जो रहता है वह किसी एक पार्टिकुलर उपाधि को धारण करना अवश्य मानता है। जैसे कि सकल कौशलाधिपति, वो क्या करते थे, जो मेन शासक है, जो कि उस क्षेत्र को पूरा जीत लेते थे, उसके बाद उस क्षेत्र का अपना अधिपति मान लेते थे। तो सकल कौशलाधिपति पूरे संपूर्ण कौशल क्षेत्र पर जो राज करता है वो सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण कर लेता था, ठीक है। उसी प्रकार इन लोग स्पेशली क्या उपाधि धारण करते थे, तो भोगवती पुरेश्वर, ठीक है। अभी मैं शासकों के बारे में नहीं बता रहा हूँ, अभी केवल उनके बारे में इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि एक्चुअल में उनके बारे में कुछ चीज़ें क्या क्या हैं उनसे संबंधित, ठीक है। तो ये कौन सी उपाधि धारण करते थे, भोगवती पुरेश्वर। इनका एक चिन्ह था, ठीक है, इनका एक चिन्ह था जो कि था बाघ का, बाघ व उनके शावक। शावक क्या है, तो बाघ के बच्चे को शावक कहते हैं, ठीक है। इनका जो वो है झंडा है, झंडा मान लो, झंडे में इन लोग कौन सा चित्र अंकित करवाते थे अपना, तो नाग का चित्र अंकित करवाते थे, ठीक है। देखिए इधर लिखा भी है नागवंश, तो सर्प, ठीक है, सर्प का जो है चित्र अंकित करवाते थे। नाग शब्द उचित नहीं है, तो सर्प आप याद रखिएगा, सर्प नाग दोनों सब सांप ही है, ठीक है। तो ये रहा इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण डिटेल वाली बातें जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपन क्या, सबसे पहले तो शासकों को हम लोग ट्रिक से देख लेते हैं। जो 10 शासक है उन 10 शासक के बारे में, ठीक है। ट्रिक से हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में और मज़ा भी आएगा, फिर पढ़ने में भी मज़ा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वो ट्रिक।
देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो याद रखिएगा, जैसे कि पिताजी होते हैं तो कईयों शासक के पिताजी को क्या मिल जाता था, पहले से ही क्या मिल जाता था, तो राजपाट मिल जाता था। ठीक है, बचपन से ही क्या मिल जाते थे पिता लोगों को, हमारे जो जैसे कि कोई वंश हुआ उसके पिता, जैसे कि हम लोग इससे पहले पढ़े हैं कौन सा, पांडुवंश में जो इंद्रबल ने क्या किया था, पांडुवंश का नींव रखा था, लेकिन अपने पिता को ऐसे ही दे दिया था, मतलब पिता को शासन करो पापा जी ऐसे करके दे दिया था। ठीक है, तो पिता क्या कहलाए, समझ लो एक प्रकार से बचपन से राजा कहलाते थे। ठीक है, पिता लोग बचपन से राजा कहलाते थे क्योंकि उन लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता था। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, पिता बचपन से कहलाए राजा। क्या, पिता बचपन, पिता को आप एक काम कीजिए, पिता बचपन को छोड़ो, आप जन्म को याद रखो, जन्म से कहलाए, जिन जन्म से कहलाए राजा, और कहे जय हरिश्चंद्र। ठीक है, जय हरिश्चंद्र। पिता जन्म से कहलाए राजा और कहे जय हरिश्चंद्र। पिता बचपन से कहलाए, क्या पिता जन्म से कहलाए, बचपन को छोड़िए जन्म को याद रखिए, पिता जन्म से कहलाए क्या, राजा, और कहे जय हरिश्चंद्र। ठीक है, तो देखिए पिता से याद रखिएगा आप लोग नृपति भूषण को, पिता से याद रखिए नृपति भूषण को। ठीक है, उसके बाद ज से याद रखिएगा जगदेव भूषण धारावर्ष, उसके बाद म से याद रखिएगा मधुरांतक, उसके बाद से याद रखिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट सोमेश्वर देव, फिर क से याद रखिएगा कन्हर देव। ठीक है, क से याद रखिएगा कन्हर देव, फिर ये राजा का र से याद रखिएगा राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय। देखिए ये भी सोमेश्वर देव है, इसको भी राजभूषण बोल सकते हैं, लेकिन इसने एक्चुअल में सोमेश्वर ही कहलाना उचित माना। राजभूषण सोमेश्वर देव यही इसी का ही ये दूसरा नाम है। ठीक है, ये मतलब सेकंड नंबर का सोमेश्वर आया तो सोमेश्वर द्वितीय। फिर राजा का ज से हो जाएगा जगदेव भूषण नरसिंह देव, ठीक है, नरसिंह देव। उसके बाद और से, और ये तो साइलेंट है। ठीक है, कहे से है फिर कन्हर देव, क्या है, कन्हर देव, और इस बार का कन्हर देव द्वितीय, क्योंकि पहले ही इधर क्या कन्हर देव आ चुका है। ठीक है, कहाँ आया था, ये यहाँ आया था। ठीक है, उसके बाद जय से याद रखिएगा जय सिंह देव, और अंतिम में हरिश्चंद्र नाम लिखा है, और हरिश्चंद्र तो क्या है, अंतिम शासक है ही है। इस प्रकार कुल टोटल आपके 10 के 10 शासक इसमें क्या हो जाएंगे, तो इसमें पूरा आ जाएंगे। ठीक है, पिता जन्म से कहलाए राजा और कहे जय हरिश्चंद्र, पिता से है नृपति भूषण, जन्म के जय से है जगदेव भूषण धारावर्ष, जन्म के म से है मधुरांतक देव, उसके बाद से है सोमेश्वर देव, कहलाए के क से है कन्हर देव फर्स्ट, उसके बाद राजा का र से है राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय, उसके बाद राजा का ज से है जगदेव भूषण नरसिंह देव, उसके बाद कहे के क से है कन्हर देव द्वितीय, फिर जय से है जय सिंह देव, उसके बाद हरिश्चंद्र तो अंतिम है ही है। ठीक है, इस प्रकार कुल टोटल आपके 10 शासक इसमें क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, 10 के 10 शासक इसमें आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, एक बार ट्रिक को आप लोग अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा और 2-3 बार लिख के देखिएगा, आपको डेफिनेटली इस ट्रिक से फ़ायदा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक हम लोग शासकों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं सबसे पहले क्या, नृपति भूषण। किसको देखेंगे, नृपति भूषण। ठीक है, नृपति भूषण को देखते हैं। इस नृपति भूषण के बारे में हम लोगों को ज़्यादा कुछ तो जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इसके बारे में एक चीज़ हम लोगों को अच्छे से पता है, वह क्या था, ये क्या था, संस्थापक था भाई। क्या था, संस्थापक था, एक बात है। और एक बात और है कि ये एर्राकोट नामक स्थान से एक अभिलेख मिला है। ठीक है, अभिलेख मिला है, एर्राकोट नामक स्थान से अभिलेख मिला है, और ये जो है तेलुगु अभिलेख है। कैसा अभिलेख है, तेलुगु अभिलेख है।
ठीक है, न हिंदी में है, न खरोष्ठी में है, न देवनागरी में है, न किसी में है, ये सीधा तेलुगु अभिलेख है। और इसी अभिलेख से इसके बारे में क्या मिली है, तो हमको जानकारी मिली है। कैसे जानकारी मिली है हमको? नृपति भूषण के बारे में एर्राकोट अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिली है, जो कि तेलुगु अभिलेख है। ठीक है, ये जो अभिलेख है उनको याद रखिएगा। सभी शासकों के बारे में कुछ न कुछ तो अभिलेख दिया ही गया है, लगभग 5-6 शासकों के बारे में। ठीक है, अगला शासक कौन है? इसके बाद है इसका पुत्र। अच्छा हाँ, इनका जो शासनकाल अवधि माना जा सकता है, 1023 से लेकर के 1042 तक का। ठीक है, चूँकि हम लोग मध्यकालीन छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं, इसलिए देखिए दोस्तों, इसका शासनकाल को मैं बताना भूल गया था। 1023 से लेकर के 1324 ईस्वी तक का कुल टोटल इन लोगों ने शासन किया। 1324 ईस्वी में होगा क्या कि ये जो हरिश्चंद्र है जो वो शासन करते रहेगा, तो उसी समय में दक्षिण के शासक एक जो अन्नम देव के नाम से जाने जाते हैं वो आए और इसको पराजित करके काकती वंश की स्थापना कर दिए दोस्तों। ठीक है, तो वहाँ से फिर काकती वंश शुरू हो गया। लेकिन अभी तो हम लोग इसे पढ़ रहे हैं 1023 से लेकर के 1042 तक का एकदम आरामदायक जो है नृपति भूषण क्या किया, शासन किया। एर्राकोट अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके संस्थापक कौन है? तो ये छिंदक नागवंशी के संस्थापक कौन है? तो यही हैं, कौन? नृपति भूषण। उसके बाद देखते हैं अगला शासक। देखिए यहाँ चमक रहा होगा तो आप थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, आवाज़ से सुन करके एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, आते हैं अगले शासक में। अगला शासक में जिसका नाम क्या है? जगदेव भूषण धारावर्ष। देखिए दोस्तों, ये जगदेव भूषण धारावर्ष है, इसका कार्यकाल माना जाता है कितना? इसका कार्यकाल माना जाता है 1042 तक तो ये थे ही, 1042 से लेकर के 1060 ईस्वी तक का इनका शासनकाल माना जाता है। ठीक है, देखिए ये जो है 1042-60, ये उधर कलचुरी आ गए हैं दोस्तों, उसको ध्यान में दीजिएगा ना। 1000 में कलिंग राज कलचुरी जो है वह आ गया है कहाँ? उधर रतनपुर वाले क्षेत्र में। ठीक है, ये चल रहा है अभी बस्तर वाले क्षेत्र में। ये देखो चक्रकोट, भरमरकोट, बस्तर। ठीक है, तो देखिए जगदेव भूषण धारावर्ष के बारे में केवल आप लोगों को 2-3 चीज़ें ही याद रखनी है। सबसे पहले तो ये क्या था? एक यह प्रतापी शासक था। ठीक है, प्रतापी शासक था। और क्या, कैसा शासक था? निर्माण करता शासक था, अर्थात किसी भी चीज़ को निर्माण करने से रोकता नहीं था। ठीक है, उसको रोकता नहीं था। मंदिर बनवाना है या कुछ तालाब खुदवाने हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा उदार शासक था, एक प्रकार से उदार शासक था। ये तो सभी शासकों की क्वालिटी रहती है। सबसे मेन बात को इसमें क्या जानना है? तो जानना है कि इसका महामंडलेश्वर एक शासक था। इसका एक महामंडलेश्वर को क्या कहते हैं? सेनापति था इनका एक सेनापति था जिनका नाम था चंद्रादित्य। इसका एक क्या था? सेनापति था। इन्हीं ने ही चंद्रादित्य एक अपने नाम से मंदिर बनवाया था, जो कि कैसा मंदिर है? शिव मंदिर है। अपने नाम से चंद्रादित्य मंदिर, शिव मंदिर बनवाया था। कहाँ? बारसूर में। और क्या बनवाया था? एक चंद्रादित्य नामक एक तालाब बनवाया था दोस्तों। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चंद्रादित्य नामक महामंडलेश्वर, जो कि किसका महामंडलेश्वर या सेनापति था? तो वह था किसका? तो जगदेव भूषण धारावर्ष का था। ठीक है, उसी ने ही अपने नाम पर क्या करवाया था? चंद्रादित्य मंदिर और चंद्रादित्येश्वर तालाब का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये ऐसा माना जाता है कि ये जो चंद्रादित्य है वह अम्मा ग्राम का यह क्या था? एक व्यक्ति था, जिन्होंने, जो कि बहुत ही कुशल था और बहुत ही लड़ाकू था, इसलिए धारावर्ष ने उसको अपने महामंडलेश्वर के रूप में चुना था, नियुक्त किया था। ठीक है, हो गया ये धारावर्ष। उसके बाद देखते हैं अगला शासक कौन। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा नृपति भूषण, उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने जगदेव भूषण धारावर्ष। अब आते हैं मधुरांतक। ठीक है, अब आते हैं मधुरांतक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं मधुरांतक को। ठीक है, मधुरांतक देखिए दोस्तों, मधुरांतक ये तीसरे नंबर का। देखिए जब क्या हुआ 1060 में जब जगदेव भूषण का क्या हो गया? निधन हो गया, उनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। तो उसके पश्चात क्या हो गया? तो इसका जो
पुत्र था, जगदेव भूषण धारावर्ष का पुत्र था सोमेश्वर देव फर्स्ट। सोमेश्वर देव प्रथम जो है वह छोटा था, बच्चा था, और उसी समय जो है उनके जो सगा संबंधी हैं उन सभी में क्या होने लगा, तो उसको क्या बोलते हैं, उत्तराधिकार को लेकर के एक युद्ध छिड़ने जैसा बात हो गया कि मैं बनूंगा, अभी तो ये छोटा है इसको रहने दो, मैं बनूंगा, ये हो छोटा है तो अभी क्या करेगा, कुछ काम नहीं कर पाएगा, ऐसा ऐसे बात होने लगी। तो इस बीच में हुआ क्या कि वो छोटा था, क्या करता सोमेश्वर देव, तो ये जो मधुरांतक देव नाम का एक व्यक्ति है वह क्या कर दिया, आ करके शासन पर काबिज हो गया, शासन पर क्या हो गया, काबिज हो गया, और इसने शासन शुरू कर दिया। ठीक है, इसका शासनकाल कहलाता है 1060 से लेकर के 1059 तक का, 59 ईस्वी तक का इनका शासनकाल चला। 10 वर्षों तक का इन्होंने शासन किया। उसके बाद जब सोमेश्वर देव फर्स्ट बड़ा हो गया तो सबसे पहले इसको हराएगा। ठीक है, अपना जो संपत्ति है जो उसके नाम हो चुका है वो सबको अपने नाम पर करेगा, अपना शासन को वापस लेगा। उसके बाद फिर अच्छे से स्वतंत्र शासन करना शुरू करेगा। कौन? सोमेश्वर देव फर्स्ट। इसलिए सोमेश्वर देव फर्स्ट एकदम बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है बोलेगा तो पूरा छिंदक नागवंश का तो सोमेश्वर देव। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है बोलेगा तो पूरा सोमेश्वर देव फर्स्ट है, क्योंकि उसके काल में ही सबसे लंबा समय तक का पहले बात तो उसका कार्यकाल था। इसके अलावा उन्होंने क्या काम किया है, बहुत अच्छे काम किए हैं। ठीक है, जब मैं उनको बताऊंगा उसके बारे में बताऊंगा तो आप लोग सुनिएगा ध्यान से, उसको लिखिएगा। ठीक है, और याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, ये सत्ता पर काबिज हो गया मधुरांतक देव। ठीक है, इसके बाद कौन आया? जो सोमेश्वर देव हुआ धीरे से क्या हो गया, बड़ा हो गया। सोमेश्वर देव बड़ा हो गया, इसलिए अगला शासक कौन बना तो सोमेश्वर देव बना। अगला शासक कौन बना? सोमेश्वर देव बना। सोमेश्वर देव बना। और सोमेश्वर देव के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनका शासनकाल कब से कब तक का था तो मैंने आपको अभी ही बताया है। कितना शासन था इसका? 1059 तक तो इन्हीं ने शासन किया है। तो 1059 से लेकर के 1111 ईस्वी तक का देख रहे हो दोस्तों, बहुत ही लंबा कार्यकाल था और बहुत ही ज़बरदस्त कार्यकाल था इसका सोमेश्वर देव प्रथम का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सोमेश्वर देव फर्स्ट है ना। सोमेश्वर देव दो लोग हैं, एक राजभूषण है, यहाँ राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय, ये भी सोमेश्वर देव द्वितीय है, ये फर्स्ट है। ये हम लोग इसकी बात कर रहे हैं सोमेश्वर देव द्वितीय की। ठीक है, जगदेव भूषण धारावर्ष का ये पुत्र था। ठीक है, एकदम क्या था, प्रतापी था। ठीक है, प्रतापी था और क्या था, सहिष्णु शासक था। सहिष्णु शासक था। और कैसा शासक था तो बुद्धिमान शासक था। ठीक है, अपना साम्राज्य विस्तार करना अधिक मानता था। ठीक है, साम्राज्य विस्तार करता था। ठीक है, देखिए इसके जो साम्राज्य विस्तार हैं वो 5, 6, 7 जगह हैं, 7, 8 जगह हैं जो बहुत ही कठिन हैं और पेपर में पूछे जाते हैं कि सोमेश्वर देव प्रथम या छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा कौन से क्षेत्र को नहीं जीता गया था, कौन से क्षेत्र को विजित नहीं किया गया था। तो उस सभी क्षेत्रों को मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, आप लोगों को डेफिनेटली वो याद होने वाला है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, पढ़ते हैं सोमेश्वर देव के बारे में। 1069 से लेकर के 1111 तक का इन्होंने शासन शुरू किया। ठीक है, प्रतापी शासक, सहिष्णु शासक, बुद्धिमान शासक, साम्राज्य विस्तार करने वाले शासक, सभी प्रकार के शासक हैं। इसके कार्यकाल में क्या हुआ, बहुत सारे मंदिरों का भी निर्माण हुआ, उन सभी मंदिरों की भी चर्चा करूंगा मैं। ठीक है, 1 बाय 1। तो देखिए, सबसे पहले क्या किया इसने मधुरांतक को मार करके, ठीक है, मधुरांतक को मारकर अपना क्या किया, अपना साम्राज्य को वापस पाया। ठीक है, अपना साम्राज्य को वापस पाया। ठीक है, मधुरांतक को मार करके 1069 में अपना साम्राज्य को वापस पाया। ठीक है, इन्होंने नारायणपाल का विष्णु मंदिर बनवाया था दोस्तों। नारायणपाल का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था तो सोमेश्वर देव फर्स्ट ने बनवाया था। उसके बाद देखते हैं, नारायणपाल का विष्णु मंदिर बनवा लिया। उसके बाद इसकी माता का नाम गुंड महादेवी था, इसको याद रख लीजिए, गुंड महादेवी। इसकी माता का नाम क्या था तो सोमेश्वर देव फर्स्ट की उसकी माता का नाम गुंड महादेवी था। देखिए दोस्तों, इसकी माता जो है वह क्या थी, बहुत ही प्रभावशाली एक महिला थी बोला जाए तो पूरे शासन प्रशासन में, क्योंकि इनका जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा होता था उस समय।
महिलाओं को ज़्यादा सम्मान उस समय दिया जाता था इन शासकों के द्वारा, ठीक है। स्पेशली सोमेश्वर देव प्रथम जो है शासक वो सहिष्णु शासक थे, ठीक है। तो महिलाओं को सम्मान देना, ठीक है, उनके द्वारा कहे गए बताना, उनके कहे गए बातों को मानना, ऐसा ठीक है। तो गुंड महादेवी इनके क्या है, माता है। इनके कहने पर ही इस नारायण पाल के मंदिर को बनाया था। और ये नारायण पाल का विष्णु मंदिर जो है विष्णु देव पर समर्पित है। और इनकी माता का अनन्य प्रेम भक्ति को देख करके इस विष्णु मंदिर का निर्माण बस्तर में करवाया गया था, ठीक है। इसके द्वारा देखते हैं विस्तार विस्तार, ठीक है। अब आएगा आप लोगों को मज़ा, मैं आपको ट्रिक को बताऊंगा। साम्राज्य विस्तार किया था किसने, तो किया था सोमेश्वर देव फर्स्ट ने किया था। साम्राज्य विस्तार को कैसे याद रखना है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को याद रखिएगा, ठीक है। उस ट्रिक को याद रखिएगा। क्या है ट्रिक? लव यू जिंदगी भर, लव यू जिंदगी भर, ठीक है। हम लोग बोलते हैं किसी को लव यू जिंदगी भर, मैं ज़िंदगी भर साथ नहीं छोड़ूंगा, प्यार करूंगा, ऐसा बोलते हैं। तो यही अपना ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक क्या है? तो लव यू जिंदगी भर, ठीक है। सोमेश्वर देव फर्स्ट के द्वारा जितना भी साम्राज्य विस्तार किया गया था या विजय किया गया था, ठीक है, विजय किया गया था, उसका ट्रिक है क्या? सोमेश्वर देव फर्स्ट के द्वारा जो जितना भी विजय किया गया था, अर्थात जितने क्षेत्र को जीता था, उसका ट्रिक है सोमेश्वर देव फर्स्ट के द्वारा जीता गया ट्रिक है उसका लव यू जिंदगी भर, लव यू जिंदगी भर। ल से क्या हो जाएगा? तो ल से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, लेमडा, ठीक है, लेमडा लॉन्जी। वो से कुछ नहीं है, व से है वज्र, ठीक है। वी से है वज्र वेंगी, यू से है उड्र, ठीक है। जिंदगी यहाँ पर साइलेंट रहेगा दोस्तों। भ से है भद्रपतन, और र से है रतनपुर का पृथ्वी देव द्वितीय को हराया था, ठीक है। जाजल देव फर्स्ट के जो पिता थे पृथ्वी देव द्वितीय, उसी को इसने क्या किया था, हराया था। फिर इसी का ही बदला लिया था कौन? जाजल देव फर्स्ट ने। यहाँ आके इसको क्या किया था, बंदी बना करके इनकी माता मंत्री रानियों के द्वारा बंदी बना करके लेके गया था। लेकिन इसकी माता गुंड महादेवी के कहने पर छोड़ दिया था। मैं उस सेंटेंस को भी बताऊँगा। अभी आप सबसे पहले याद रखिए, सोमेश्वर देव फर्स्ट के द्वारा जीता गया क्षेत्र कौन कौन सा है? तो इसके ट्रिक को याद रखते हैं। ट्रिक में है क्या? लव यू जिंदगी भर, ल से है लेमडा लॉन्जी, वी से है वज्र वेंगी, यू से है उड्र, और जिंदगी यहाँ पर साइलेंट रहेगा। भर का भ से है भद्रपतन, और र से है रतनपुर का पृथ्वी देव द्वितीय को परास्त किया था, ठीक है। इस प्रकार ये सोमेश्वर देव फर्स्ट के द्वारा जीता गया क्षेत्र है, ठीक है। अगला आते हैं क्या? इन्होंने क्या किया था? रतनपुर का किसको हराया था? तो पृथ्वी देव द्वितीय को हराया था। कलचुरी शासक थे, ठीक है। इसके बाद जाजल देव के द्वारा ये क्या किया गया था? जाजल देव ने इसे बंदी बना लिया था। उसके बाद गुंड महादेवी के कहने पर छोड़ दिया, ठीक है। गुंड महादेवी अर्थात इसकी माता के कहने पर छोड़ दिया गया था, ठीक है। तो ये है सोमेश्वर देव फर्स्ट के बारे में। इतनी सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिए। और एक महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों को कभी नहीं भूलना है वो क्या है? इसकी जानकारी का स्रोत क्या है? तो कुरुसपाल अभिलेख, ठीक है। कुरुसपाल अभिलेख को कभी मत भूलना दोस्तों। ये कुरुसपाल अभिलेख जो है इसी के जानकारी का स्रोत है, ठीक है। किसी दिन फुर्सत से मैं इसके बारे में 4-5 मिनट का और वीडियो बनाऊंगा कि कुरुसपाल अभिलेख में क्या क्या लिखा है, क्या क्या उससे हम लोगों को क्वेश्चन उससे भी बन सकते हैं, ऐसा कुछ रहेगा। तो कुरुसपाल अभिलेख को लेकिन अभी फिलहाल किसके संबंध में याद रखिएगा? तो सोमेश्वर देव फर्स्ट के संबंध में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस सभी के बारे में। देखिए दोस्तों, इन सभी के बारे में कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इस सभी के बारे में केवल एक अभिलेख है, उस सभी को याद करते हैं, फिर हमारा क्लास ओवर हो जाएगा। स्पेशली आप लोगों को ये याद रखना है और ये याद रखना है। देखिए
पिता जन्म से कहलाए राजा और कहे जय हरिश्चंद्र। ठीक है, पिता जन्म से कहलाए राजा और कहे जय हरिश्चंद्र। पिता से है नृपति भूषण, जन्म के ज से है जगदेव भूषण, धारावर्ष से म से है मधुरांतक, से है सोमेश्वर, कहलाए के क से है कन्हर देव। ठीक है, उसके बाद राजा के र से है राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय, उसके बाद ज से है जगदेव नरसिंह देव, क से है फिर कन्हर देव, उसके बाद जय से है जयसिंह देव, हरिश्चंद्र से है हरिश्चंद्र अंतिम शासक है। इस प्रकार 10 के 10 शासक कंप्लीट हो गए आपके छिंदक नागवंश के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इस सबको मिटा देता हूँ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 5वें नंबर का कौन आ गया? 5वें नंबर में आ गए कौन? कन्हर देव। 5वें नंबर में कौन आ गया? तो कन्हर देव आ गया। वो चौथा नंबर था क्या? ठीक है, कौन कौन सबसे पहले नृपति भूषण आया, फिर जगदेव भूषण धारावर्ष आया। ठीक है, उसके बाद मधुरांतक आ गया, फिर सोमेश्वर चौथे नंबर का। ये 5वें नंबर का कौन? कन्हर देव। ठीक है, कन्हर देव के बारे में क्या जानकारी मिलती है? तो हमको इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है उसी को पढ़ लेंगे, वही बहुत है। इसका जानकारी मिलता है हमको नारायण पाल का विष्णु मंदिर, नारायण पाल अभिलेख। देखिए दोस्तों, नारायण पाल अभिलेख, देखो नारायण पाल का मंदिर किसने बनवाया था? सोमेश्वर देव फर्स्ट ने बनवाया था। उसकी माता गुंड महादेवी की अनन्य भक्ति प्रेम को देखते हुए विष्णु का मंदिर बनवाया था, विष्णु भगवान की मूर्ति है वहाँ। ठीक है, तो कन्हर देव का हम लोगों को साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नारायण पाल से मिलता है। ठीक है, अगला शासक कौन है 6वें नंबर का? तो अगला शासक है राजभूषण सोमेश्वर द्वितीय। इसके बारे में सिर्फ एक ही बात को याद रखिएगा कि इसके समय में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया गया। ठीक है, बहुत मंदिरों का निर्माण कराया गया। ठीक है, उसके बाद 7वें नंबर में याद रखिए किसको? 7वें नंबर में याद रखिए जगदेव भूषण नरसिंह को। जगदेव भूषण नरसिंह को याद रखिए आप, जगदेव भूषण नरसिंह को याद रखिए। इसके बारे में क्या याद रखोगे? देखिए नरसिंह नाम सुन के ऐसा लग रहा है ना, एकदम कोई समझ लो चीर डालेगा, फाड़ डालेगा नरसिंह अवतार। तो याद रखिए दांत मतलब दांत से फाड़ते हैं। ठीक है, शेर कैसे किसी को दबाता है तो किसको दबाता है? दांत बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं शिकार करने में। तो नरसिंह एकदम हम लोगों को कैसा लग रहा है? एकदम नरसिंह दांत से चाप डालेगा ऐसा। तो दंतेवाड़ा। ठीक है, देखिए रिलेट करेंगे ना तो डेफिनेटली आप लोगों को याद होगा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग एक बार अपने मन में सोच के देखिए, रिलेट करने की कोशिश करके देखिए। जगदेव भूषण धारावर्ष नरसिंह का हमको पता कहाँ से चलता है? दंतेवाड़ा से चलता है। ठीक है, दंतेवाड़ा अभिलेख से चलता है। उसके बाद 8वें नंबर में है कौन? कन्हर देव। फिर कन्हर देव द्वितीय आ जाएगा। कन्हर देव द्वितीय के बारे में याद रखिएगा आप, बारसूर अभिलेख के बारे में इसके पता चलता है कन्हर देव द्वितीय के बारे में। ठीक है, देखिए कन्हर देव को कैसे याद रखेंगे? देखिए कन्हर देव से याद रखिएगा कहना। ठीक है, जब भी कोई बात कहता है तो वह बार बार कहता है। ठीक है, बार बार कहता है। किसी भी चीज़ को किसी को कहना है तो तब तक नहीं सुनेगा जब तक हम लोग बार बार नहीं कहेंगे, ऐसा याद रखिए। तो ठीक है, तो कन्हर देव कहना और बार बार मतलब बार बार से बारसूर। ठीक है, देखना आप कभी भी आप पेपर में जाओगे तो बारसूर अभिलेख किसका है तो बार बार कहते थे कन्हर देव, ऐसे याद आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 90वें नंबर का है कौन? जयसिंह देव। इसके बारे में क्या है? इसके बारे में याद रखिएगा सोनार पाल अभिलेख। देखिए दोस्तों, मैं 5-6 अभिलेख के बारे में तो बता ही डाला आप लोगों को ना, तो ये अभिलेख को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ सभी के बारे में कुछ ना कुछ है। ठीक है, और सबसे अंतिम शासक कौन है?
सबसे अंतिम शासक कौन है छिंदक नाग वंश का? तो हरिश्चंद्र जी हैं, हरिश्चंद्र। इसके बारे में क्या याद रखना है? तो इसके बारे में याद रखना है कि ये टेमरा का सती स्मारक, टेमरा का सती स्मारक, ये जो टेमरा नामक स्थान है इसी यहीं से सती स्मारक मिला है। उसी सती स्मारक में हरिश्चंद्र का उल्लेख मिलता है। ये कैसा शासक था? तो ये छिंदक नागवंश का अंतिम शासक है। और इसको कौन पराजित किया था? तो नीचे दक्षिण तरफ से आ रहा है, आंध्र प्रदेश तरफ से आ रहा है कौन? अन्नम देव। अन्नम देव ने इनको 1324 ईस्वी में पराजित किया था और काकतीय वंश के संस्थापक कर दिए थे, स्थापना कर दिया था काकतीय वंश का। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे हो गए पूरे 10 के 10 शासक। स्पेशली सोमेश्वर देव को कभी मत भूलना, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सभी को देखिए, पढ़ने का बेस्ट तरीका है, मैंने इन सभी के बारे में कुछ ना कुछ अभिलेख 5-6 अभिलेख बताया है। ये सभी अभिलेख को आप एक जगह में लिख लीजिए, एक जगह में लिख लीजिए, और जो मैंने को रिलेट करके बताया है उस चीज़ को भी लिख लीजिए। जैसे कि कन्हर देव को मैंने बोला है कहना, बार बार कहना, तो बारसूर, जगदेव भूषण, नरसिंह दंतेवाड़ा, नरसिंह अवतार दंतेवाड़ा दांत से चाप देगा। तो ठीक है, इस प्रकार बहुत सारे मंदिर, राजभूषण, बहुत ऐसे करके आप लोग याद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं किसको? महत्वपूर्ण मंदिर। देखिए, छिंदक नाग वंशों के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था क्या, इनका जो क्षेत्र था, शासन करने का क्षेत्र था, वह कौन सा क्षेत्र था? तो वह अधिकतर क्षेत्र था इंद्रावती नदी के किनारे दंतेवाड़ा में, बारसूर शहर के आसपास। ठीक है, तो बारसूर शहर के आसपास इन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, देखिए जैसे कि मामा भांजा मंदिर और ढोलकल गणेश की प्रतिमा, इन सभी इनका निर्माण इनके द्वारा करवाया था। तो छिंदक नाग वंशों के द्वारा ही करवाया था। ठीक है, छिंदक नाग वंशों के राजाओं के द्वारा ही करवाया गया था। इसके अलावा नारायण पाल का विष्णु मंदिर आप सभी को पता है क्या? आप सभी को पता है सोमेश्वर देव फर्स्ट के सोमेश्वर देव ने करवाया था। सोमेश्वर देव फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था अपनी माता गुंड महादेवी की अनन्य भक्ति को देखते हुए। ठीक है, बड़े गणेश की प्रतिमा जो है बाड़ासुर नामक एक उधर ही शासन कर रहा था, किनारे में छोटा सा एक शासक था बाड़ासुर, उसने करवाया था। देखिए, बड़े गणेश की प्रतिमा जो है वह आपको छिंदक नागवंशों के द्वारा नहीं है, लेकिन वहाँ बारसूर वाले क्षेत्र में ये जो है मंदिर है, इसलिए मैंने इनको बता दिया। बत्तीसा मंदिर, ऐसा माना जाता है कि ये बत्तीसा मंदिर है वो नाम से ही प्रसिद्ध है, क्योंकि 32 खंभों वाला मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। 20 आश्चर्यचकित इसमें क्या है, खंभे लगे हुए हैं जिसके ऊपर मंदिर पूरा टिका हुआ है। तो बत्तीसा मंदिर किनके द्वारा निर्माण किया गया था? तो गुंड महादेवी जो कि सोमेश्वर देव प्रथम की क्या थी, माता थी, उनके द्वारा बत्तीसा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। मामा भांजा मंदिर का निर्माण छिंदक नागवंशों के द्वारा करवाया गया। नारायण पाल का विष्णु मंदिर सोमेश्वर देव फर्स्ट के द्वारा। बड़े गणेश की प्रतिमा बाड़ासुर नामक एक शासक के द्वारा। बत्तीसा मंदिर गुंड महादेवी के द्वारा। इन दोनों के बारे में तो मैंने जब आप लोगों को जगदेव भूषण धारावास पढ़ा रहा था उसी समय मैंने आपको बताया है कि चंद्रादित्य मंदिर और चंद्रादित्य सरोवर दोनों जो है धारावास का जो महामंडलेश्वर अधिकारी था, उसका सेनापति था, उसी ने ही अपने नाम पर इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इसके मंदिरों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सभी को आप लोग याद रखिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। देखिए, हमारा मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास का ये पहला वीडियो है। इसके बाद कंटिन्यू सभी वीडियो आएंगी। ठीक है, लगातार हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।